Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you vector form of Coulomb law. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कूलम लॉ को, तो आज हम उस कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। कूलम लॉ हमारे पास इसके इक्वल था, फोर्स इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। तो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी उस वेक्टर की होती है, तो हमारे पास ये फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। जैसा कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, दो चार्ज थे, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते थे और रिपेल दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, जब मैं इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता हूं तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास जब दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके दरमियान डिस्टेंस R है। जब ये वाली फोर्स वो फोर्स है जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो वो फोर्स हमारे पास वेक्टर फॉर्म में किसके इक्वल है, वो हमारे पास फोर्स 2-1 वेक्टर फॉर्म में इसके इक्वल है। और जो उसकी डायरेक्शन है वो इस साइड पर Q2 वाली साइड पर उसकी डायरेक्शन है, और डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या है, R21। तो इसकी फोर्स हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये होगी। अब एक और, मैं जब Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो वो किस साइड पे लगाएगा, इसकी अपोजिट साइड पे फोर्स लगाएगा। तो वो हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट वेक्टर उसका क्या होगा, हमारे पास ये फोर्स जब Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स F12, और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में मेरे पास फोर्स ये है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर फॉर्म में ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। वेक्टर फॉर्म में कोई चीज़ दूसरी चीज़ के उस वक्त इक्वल होती है जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में। इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम एक के साथ पॉजिटिव और दूसरे के साथ नेगेटिव लगाएंगे, तब ये हमारे पास फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फोर्स है वो बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्वल है, एक्शन एंड रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आइए हम लेते हैं दो चार्ज, जैसा कि हमारे पास एक ये 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरा चार्ज कितना है हमारे पास, 10 माइक्रोकूलम का। तो हम देखते हैं इनके दरमियान फोर्स क्या है, हम लॉ में पुट करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास इनकी जो वैल्यू आएगी 9×10⁹, ये के कांस्टेंट की वैल्यू है। चार्ज 1 हमारे पास कितना है, 50 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज हमारे पास कितना है, 10, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो इनका रिजल्ट हमारे पास फाइनल क्या है, इनकी फोर्स का आगे 4.5 न्यूटन। यानी कि इतनी फोर्स ये वाला चार्ज Q1 Q2, यानी Q2 पर जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो 4.5 न्यूटन है, और सेम ये जो Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है वो भी कितनी है, 5 न्यूटन। होना तो ये चाहिए था कि ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है, तो ये वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है। जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और Q1 जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों फोर्सेस के सेम है। बॉल है, फुटबॉल हमारे पास है, और दूसरी हमारे पास लोहे की बॉल है। अगर हम उन दोनों बॉल्स को हिट करें तो क्या होगा, कौन सी बॉल सेम फोर्स के साथ अगर हम उन दोनों बॉल्स को हिट करते हैं तो दूर कौन सी बॉल गिरेगी, ऑब्वियसली फुटबॉल वाली जो बॉल है वही दूर गिरेगी, और जो लोहे की बॉल है वो नज़दीक गिर जाएगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों केस में हमारे पास फोर्स सेम है, लेकिन क्या हुआ है, एक दूर गिरी है और दूसरी क्या है, नज़दीक गिरी है। हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैस के। यानी पहली बॉल जो फुटबॉल थी उसका मैस
कम था तो उसका एक्सेलरेशन क्या था, ज़्यादा था। दूसरी जो बॉल है उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या है। इसी तरह जो ये हम छोटे चार्ज और बड़ी चार्ज को लेते हैं तो ये भी सेम उसकी एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि ये मेरे पास दो चार्ज हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। जैसे ये मेरे पास 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये मेरे पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो सेम इसी तरह मेरे पास ये सपोज 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये मेरे पास 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है। जब मैं इस बड़े चार्ज को छोटे के करीब ला रहा हूँ तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जब मैं इसको इसके करीब लाता हूँ ये ज़रा सा अब पीछे हटता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसका मास कम है इस छोटे चार्ज का, इस वजह से ये ज़्यादा ट्रैवल करके गया। फोर्स इसने भी उतनी लगाई है इस पर और इसने भी उतनी फोर्स लगाई है। इसका मतलब ये है कि ये मास कम होने की वजह से इसने ज़्यादा एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और इस चार्ज का मास ज़्यादा होने की वजह से इसका क्या हुआ, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। तो सेम ये वाली एग्जांपल हमने देखी कि ये हमारे पास इसका मास ज़्यादा था और इसका कम था, तो इस वजह से ये फुटबॉल जो थी हमारे पास दूर गिरी क्योंकि उसका मास कम था, और वो जो लोहे की बॉल थी वो नज़दीक गिरी क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। क्योंकि फोर्स दोनों के लिए कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन के हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। लेकिन फोर्स क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। दोनों चार्जेस की फोर्स क्या है, सेम है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिनमें मैं चार्जेस सेम रखता हूँ। सेम चार्जेस मेरे पास हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, और ये मेरे पास सपोज 50 माइक्रोकूलम चार्ज है तो दूसरा भी मेरे पास क्या होगा, 50 माइक्रोकूलम। ये Q1 है तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास Q2 होगा। अब देखते हैं कि हमने एक चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज Q रखना है इनके दरमियान, जहाँ पर ये दोनों क्या वो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। उस टेस्ट चार्ज पर वो मैं कहाँ रखूँ कि ये इन उस चार्ज के ऊपर इन चार्जेस की रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। तो आइए हम देखते हैं। सपोज़ मैं उस चार्ज को कहीं इस डायरेक्शन में रख लेता हूँ तो Q1 से ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरे पास x है और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 5 - x। तो आइए हम कूलम के फार्मूला से इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्वल एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड उनके सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये वाली फोर्स जब Q1 ने, ये इस चार्ज ने Q2 पर फोर्स लगाई तो वो हमारे पास ये फोर्स थी। जब सेम इस चार्ज ने इस Q2 पर फोर्स लगाई तो वो हमारे पास फोर्स क्या थी, ये वाली फोर्स थी। तो क्योंकि ये फोर्सेस आपस में सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इस फोर्स Q21 को, ये मैंने दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल रख ली। Q21 किसके इक्वल है, फोर्स F21 किसके इक्वल है, फोर्स 1-2 के। जब क्योंकि हमारे पास चार्जेस Q1 और Q2 सेम है, K भी सेम, Q2 Q1 और ये Q भी, ये भी सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/x², और इधर मेरे पास क्या आया, 1/5 - x²। जब मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मेरे पास x की वैल्यू 2.5 आई। मीन कि ये वाला जो हमने x रखा था यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, वो कितनी, 2.5। मीन कि इन दोनों के दरमियान अगर वो टेस्ट Q0 हम इधर रखते हैं तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों चार्जेस की क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एग्जांपल थी जब हमारे पास चार्जेस सेम थे, डिस्टेंस 5 मीटर था, तो हमने क्या किया, एक टेस्ट Q चार्ज को दरमियान में रखा, यानी जहाँ पर उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। तो वो कौन से वाला पॉइंट था जहाँ पर उसकी रिजल्टेंट ज़ीरो थी, तो वो हमारे पास ये वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को तब्दील करता हूँ, यानी कि डिस्टेंस सेम है 5 मीटर। अब ये वाला चार्ज Q1 मैंने 2 माइक्रोकूलम कर दिया और ये वाला चार्ज 18 माइक्रोकूलम कर दिया।
अब मैं वो एक टेस्ट चार्ज Q0 कहाँ रखूँ कि जहाँ उस पर रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों की क्या है, ज़ीरो हो। x की वैल्यू -2.5 और एक x की वैल्यू 1.25। माइनस हम नहीं लेंगे तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 1.25। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमने टेस्ट Q चार्ज रखा है वो इस चार्ज क्यों कहें, ये वाला हमने जो छोटा चार्ज होगा वो हमेशा हम रेफरेंस लेंगे, ये वाला रेफरेंस है। यानी इस रेफरेंस चार्ज से ये कितना दूर है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई 1.25। यानी कि ये अगर चार्ज ये Q0 टेस्ट चार्ज छोटे चार्ज से 1.25 के डिस्टेंस पर रखा जाए तब इनकी रिजल्टेंट इस पर क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आइए, ये तो थी हमारे पास दो फोर्सेस। जब हमारे पास फोर्सेस दो से ज़्यादा होती हैं, वो तो हमारे पास केस था दो फोर्सेस का। जब हमारे पास तीन चार्जेस होते हैं, इन क्या कर देता है, ये वाला छोटा चार्ज पीछे मूव करना शुरू कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, थ्री चार्ज सिस्टम लेते हैं जिसमें तीन चार्ज हों। ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये Q2 है और ये क्या है, Q3 है। अब इनके दरमियान ये एक इक्विलेटरिक ट्रायंगल मीन कि इन सब के दरमियान जो एंगल है वो सेम है। इन तीनों, ये जो तीनों एंगल हैं वो क्या है, सेम है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि फोर्स, ये वाली जो फोर्स इन दोनों की Q1 और Q2, वो इस पर जो Q2 पर फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी फोर्स है। ऑब्वियसली आप Q1 को इग्नोर करें, Q2 जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास कौन सी फोर्स होगी। तो सेम इसी तरह जब ये Q1 Q3 पर फोर्स लगा रहा है तो वो हमारे पास फोर्स कितनी, 1.3। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें क्या चीज़ है, तीनों फोर्सेस, यानी Q1 इक्वल है Q2 के और Q3 के। मीन कि हमने डिटरमाइन करना है कि ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं Q2 पर वो फोर्स कितनी होगी। जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q3 पर वो हमारे पास फोर्स इसके इक्वल है, और जो चार्ज Q1 Q3 पर लगा रहा है फोर्स वो हमारे पास इसके इक्वल है। तो हम इस फोर्स इसके हमारे पास ये एक MCQs है कि अगर ये फोर्स दोनों लगा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ किस में होगी। ये हमारे पास MCQs हैं। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन किस में होगी। तो आइए हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारे पास किसके इक्वल है, दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। कि हमारे पास ये 2-3 फोर्स जो ये वाला 2 चार्ज Q3 पे लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो हमने उसको इस डायरेक्शन में ड्रा कर लिया। और जो Q1 Q3 पे फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स को ऐड कर लिया हेड टू टेल रूल के थ्रू। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट को टेल से और हेड से मिलाते हैं तो हमारे पास ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस सिमत में है, वो हमारे पास साउथ से ईस्ट वाली साइड में है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा, साउथ से ईस्ट वाली साइड। अगर हम देखें कि हमारे पास जो है, अगर हम ये वाले रिजल्टेंट फोर्स दोनों की Q1 और Q3 की Q2 पे फाइंड करें तो इसमें हमारे पास ये जो इसकी डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो किस सिमत में होगी। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में